नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका स्त्री काल में। आज हम लोग बातचीत करेंगे बेसिक आजकल की घटनाओं पर नहीं, बल्कि राजनीति के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे में। हालांकि 1 घंटे का ये विषय नहीं है। इस पर बड़े बड़े राजनीतिक चिंतकों को बैठकर बात करनी होगी और राजनेताओं को भी बात करनी होगी। ऐसे ही बने हैं आगे भी कभी कभी गठबंधन और कभी कभी अलायंस ऐसे हुए कि एक दूसरे में एक दूसरे को विलय करना पड़ा। ऐसा हुआ सबसे पहली बार 74 के मूवमेंट के बाद। 67 के बाद से थोड़ा अलायंस बनने शुरू हो गए थे राज्यों में, लेकिन 74 के मूवमेंट के बाद 77 में जब चुनाव हुआ तो जनसंघ को विलय कर देना पड़ा और तब चुनाव जनता पार्टी के बैनर तले लड़ा गया था। कई बार विलय कर देना पड़ता है, कई बार यूनियन बनाना पड़ता है, जिस यूनियन को बनाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की थी 2024 में। आगे भी जनता दल का जब प्रयोग हुआ तो जनता दल के प्रयोग में भी कई सारी पार्टियों का मर्जर हुआ। कई बार फौरी जरूरत होती है राजनीति में। जब आप कल्पना करिए कि विनोबा भावे के आश्रम में आराम कर रहे जयप्रकाश नारायण राय, विनोबावादी हो गए जयप्रकाश नारायण राय ने इतनी बड़ी क्रांति शुरू कर दी थी जो बिहार में, और उसको लीड किया। क्रांति तो अपने हिसाब से चली थी, नवनिर्माण आंदोलन जहां गुजरात से, लेकिन बिहार में आकर के वो उसका एक सघन रूप था और बाद में उसके लीडर के तौर पे, उसके मेंटोर के तौर पे जेपी को बुलाया गया। तो राजनीतिक जरूरतें कई बार ऐसी होती हैं। How long you will test Rahul Gandhi, Congress in his leadership? क्योंकि वक्त की जरूरत है कि आप विचार करें, जैसे 74 में विचार किया था, जैसे आपने, या तो क्या स्वरूप होगा एक अलग बात है। 1 घंटे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और भी एपिसोड्स में हम बात करने की कोशिश करेंगे आज के मेहमानों के अलावा। आज का सवाल यही है कि राहुल गांधी 2008 से सक्रिय पॉलिटिक्स में है। जितना बड़ा मिथ उनका पप्पू होना है, उतना ही बड़ा मिथ ये मिथ बनाया आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने। एक बार पप्पू कहने के बाद वो चीजें आगे चलाई गई, लेकिन जितना बड़ा ये मिथ है उतना ही बड़ा मिथ है कि राहुल गांधी को मीडिया कवरेज नहीं मिलता है। 2008 से 14 के वक्त युवराज की तरह उन्हें मीडिया कवरेज मिलता था। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी जी को छींकने की खबर भी सबसे बड़ी खबर होती है, मास्टर स्ट्रोक होता है, वैसा ही कुछ होता था जब केंद्र में और महाराष्ट्र में दोनों ही जगहों पे कांग्रेस की सरकार थी। तब राहुल गांधी का एक इवेंट कलावती देश की साइकी पे छा गया था, जबकि रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस और राहुल गांधी थे। किसने बनाया था? मीडिया ने बनाया था। जहां जहां युवराज के पग पड़ते थे वहां वहां सिविल सोसाइटी और मीडिया साथ साथ चलती। तो जितना बड़ा मिथ उनका पप्पू बनाया जाना है, उतना ही बड़ा मिथ यह भी है कि उन्हें मीडिया कवरेज नहीं मिलता। अवसर इतना कांग्रेस में भी किसी को नहीं मिला और देश में भी किसी को नहीं मिला। 2011 से कांग्रेस पर प्रभाव उनका पड़ने लगा संगठन पे। 2013 के आसपास वो देखना पड़ेगा, लेकर बैठना पड़ जाएगा फिर, लेकिन 2013 के आसपास से संगठन की बड़ी जिम्मेवारियां उनके पास आने लगी। 2017 में आखिरी तौर पे अध्यक्ष बनने तक संगठन ज्यों का त्यों, संगठन नष्ट होता चला गया। संगठन से बड़े लीडर बाहर होते चले गए, संगठन में आरएसएस के लोग आते चले गए और आरएसएस और बीजेपी को कांग्रेस से गिफ्ट मिलता चला गया। हेमंत बिस्वा शर्मा को कभी मत भूलिएगा, वो कांग्रेस ट्रेंड हैं, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा जहरीला सांप्रदायिक मुख्यमंत्रियों में आप जिस तरह से वो बातचीत करते हैं तो सांप्रदायिकता को पुष्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इतना, इससे ज्यादा आप किसी नेता को कहां टेस्ट करेंगे? उसके कई फैसलों से दूरगामी असर पड़े हैं, चाहे वह फैसला ऑर्डिनेंस लाने का हो, जो बेहद सुचिंतित राजनीतिक फैसला था कांग्रेस का, जिसका प्रभाव लालू प्रसाद जी पर पड़ा और आज तक सक्रिय राजनीति से लालू प्रसाद दूर हैं, भले ही वो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। तो सवाल मेजर है। बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद जो हुआ, जिस तरह से तेजस्वी यादव के आत्मविश्वास पर वोट चोरी जाकर बैठ गया और जो मुद्दा बनाया जा रहा था, जो हम सब छोटे मोटे जो प्लेटफॉर्म जिनके बहुत कम फॉलोअर्स है, वो उनसे लेकर के तमाम, संदीप चौधरी से लेकर तमाम बड़े मीडिया हाउसेज
बिहार के अपराध की चर्चा कर रहे थे, वो अचानक से वोट चोरी केंद्रित चर्चाओं में चले गए और तेजस्वी यादव भी बैकफुट पे चले गए। जितने मुद्दे खड़े किए जा रहे थे, जंगल राज बनाम आज का जो कथित सुशासन है उसके उस अपराध राज को लेकर के, तब का कथित, अब तो नई सरकार आ गई तो चलिए नए सिरे से देखते हैं, अब तो नया भगवाकरण भी हो रहा है, अब तो कथाएं होंगी, अब 38 जिलों में बहुत कुछ होगा, सत्यनारायण की कथा होगी, सत्यनारायण की कथा की अपनी कहानी है, कल उस पर बात करेंगे। लेकिन यदि कोई नेता इतना लंबा अपने प्रयासों के बाद चुक रहा है, रिजल्ट नहीं ला पा रहा है, तो क्या उसे विराम दे देना चाहिए? और जब विराम दे देंगे तो राहुल गांधी की असफलता के को यदि चिन्हित कर लिया जाए, कौन लोग हैं जो चिन्हित नहीं होने दे रहे हैं, ये भी एक सवाल है, और उसमें आज हम लोग एक बहस छेड़ रहे हैं। और इसके अलावा यदि उन्हें विराम दे दिया जाए तो विकल्प क्या? विकल्प 74 में भी नहीं था, 77 में भी नहीं था। इंदिरा गांधी की अपार लोकप्रियता 71, वहां अभी नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे उस लोकप्रियता के आगे, और इतनी कमजोर, अभी तो कुछ संगठन, इवन कांग्रेस फिर भी मजबूत है, उस वक्त कोई भी दल इतना मजबूत नहीं था। 1984 बहुमत पर आए राजीव गांधी, अपार लोकप्रियता, 89 तक चीजें बदलती हैं और उसके लिए प्रयास करने की कोशिश होती है। तो यदि कांग्रेस नहीं, या राहुल नीत कांग्रेस नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनका अपना अनुभव है। जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को अपने रहते ग्रूम करना शुरू किया, और जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद 2-3 मंत्रालय संभाले इंदिरा गांधी ने, परफॉर्म किया, और उनके सामने जब चुनौतियां आई तो उन इंटरनल चुनौतियों से भी वो जूझी और खुद को लीडर की तरह उभारा। ऐसी सुविधा नहीं मिली थी जैसी राहुल गांधी को मिली है। राहुल गांधी न कभी कोई पोर्टफोलियो ले सके, न कभी किसी तरह की कोई जिम्मेवारी लेते रहे, जब जिम्मेवारी लेते रहे तो असफल होते रहे, किसी तरह का कोई ऑपरेशन कांग्रेस के भीतर नहीं कर पाए। तो फिर वो कौन सा तंत्र है जो राहुल गांधी के बिना सोचने नहीं देता? और यदि सोचते हैं तो क्या कोई व्यवस्था है कि कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखाई पड़ता? तो नीतीश फॉर्मूले का क्या? नीतीश फॉर्मूले ने जब बात 232 तक आई, नीचे तक जाने का प्रसंग था, क्यों नहीं पैन इंडिया जाति का प्रयोग आरएसएस ने किया है, बनिया समाज से एक चेहरा सामने लाया है। तो जाति रूढ़ समाज में, जहां पूरी पॉलिटिक्स जाति आधारित होती है, वैसे समाज में क्यों नहीं पैन इंडिया जाति के किसी लीडर पर ट्रस्ट किया जाए, जिसने कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को चलाया हो। मायावती की बात मैं कर रहा हूं, और बात कर रहा हूं अखिलेश यादव। दोनों अनुभवी लीडर, दोनों को अपने हिसाब से क्रेडिट भी मिला हुआ है, तो क्यों नहीं इनके भी संभावनाएं देखी जाए? क्यों नहीं ममता बनर्जी, जिनके कॉम्प्लेक्स बिहार, बंगाल जैसे कॉम्प्लेक्स राज्य में और जिस तरह से हासिल किया उन्होंने, उनकी तो कहानी ही अलग है। हालांकि ममता बनर्जी का प्रसंग अलग है, और इन दो लीडर्स का, क्योंकि बहुजन समाज से आने वाले इन दो लीडर्स पर क्यों नहीं बल लगाया जा सकता, बेहद जरूरी है। चुनाव 2029 में बहुत आ गया, अभी तो लड़ाइयां होंगी उत्तर प्रदेश में, एक दूसरे के सामने आएंगे अखिलेश जी और मायावती, तब भी चुनाव के बाद ये मेजर सवाल बना रहेगा। लंबी प्रस्तावना हमारी थी, हमारे गेस्ट को जोड़ लेते हैं, और इसलिए भी लंबी प्रस्तावना थी कि ये सवाल, ये क्वेश्चन मुझे मथ रहा है, मैं कोई विकल्प नहीं देख पा रहा हूं। मनोरमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजय सोनवने सर, आपका स्वागत है, और विनय ठाकुर सर, आपका भी स्वागत है। सबसे स्त्री काल के दर्शक परिचित हैं, बेहद समाज की चिंता से भी जुड़े हुए लोग, और राजनीति को और समाज को पैने ढंग से समझने वाले लोग हैं। सवाल इसीलिए बनता है, ये इसलिए मंथन शुरू करना चाहिए, बिना राहुल कांग्रेस मतलब विराम, राहुल आ जाएं, 29 के बाद आ जाएं, 34-35 बहुत बड़ी उम्र है अभी, 55 साल के हुए हुए भी 56-57 की तरफ जाएंगे। कई बार राजनीति में विराम लेना पड़ता है। जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी आए तो उनके गुरु ने उनको सिखाया पूरे भारत का भ्रमण करिए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जैसा नहीं। मोतिहारी गए, किसानों के बीच रहे और मिजाज समझा, वैसा नहीं जैसा कि कंप्लीट कैमरा हाइप के बीच में सारे प्रोग्राम तय, उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति तय,
रैंडम मनोरमा जाके नहीं मिल सकती थी, गई थी वो भी। तो ये है, यानी आपको कई बार भारत का मिजाज समझने के लिए भी विराम देने की जरूरत पड़ सकती है क्या। लेकिन सबसे बेजर सवाल कि क्यों जिन लोगों ने बल दे रखा है राहुल गांधी को, और राहुल गांधी के बिना सोचा नहीं जाता, क्या कोई दूसरा विकल्प भी सोचा जा सकता है। जो मैंने कहा, पैन इंडिया प्रभाव वाले बहुजन जमात से आने वाले नेता। ममता बनर्जी पे थोड़ा कम विचार करेंगे क्योंकि बहुजन जमात से आती नहीं, महिला है, अलग बात है। लेकिन तो सबसे पहले मैं मनोरमा की तरफ से ही चलता हूं। ये 3 नेता जो हमें विकल्प की तरह दिखाई पड़ रहे हैं मनोरमा, जिनका परफॉर्मेंस भी बेहतर है राहुल गांधी की तुलना में, ट्रैक रिकॉर्ड भी बेहतर है, ढहती हुई मरती हुई सपा को जिंदा करने का भी, साइकिल चला करके और बाद में पिता से संघर्ष करके चीजों को अपने हाथ में हासिल करने के हिसाब से भी, और 5 साल बेहद कायदे से सरकार चलाने का भी ट्रैक रिकॉर्ड है अखिलेश जी के पास। बहन जी का आप जानती हैं 3-4 बार काशीराम जी की छाया में, फिर काशीराम जी की छाया जब हट गई 2006 में, उनका निर्माण हो गया था। उसके बाद आप जानती हैं 5 साल किस तरह से बेहतरीन सरकार चलाई, और बिहार यूपी के लोग कम से कम उन्हें और उनकी सरकार का मिसाल भी देते हैं, 2 कारणों से, एक बहुजनीकरण के हिसाब से भी और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी। तो ये दोनों विकल्प क्यों नहीं, इन पर क्यों नहीं विचार हो सकता मनोरमा? जी, पहली जो वजह दिखती है वो ये है, मतलब कि अभी बिहार चुनाव ने स्थितियों को इस तरफ में रीथिंक करने को मजबूर किया है। राहुल गांधी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, और तो ये अब बिहार के रिजल्ट ने अभी सवाल को केंद्र में किया है, और लगातार और भी चुनाव है आगे। उसमें सबसे जो जरूरी है उत्तर प्रदेश का चुनाव, बंगाल को हम रहने ममता बनर्जी का जो है वो चुनौती की तरह से रही है इंडिया गठबंधन के लिए भी। उनको साधना इतना आसान नहीं है, या फिर उनको वो अपनी शर्तों पे करते। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत समन्वय के साथ इंडिया गठबंधन में बने हुए हैं, और समन्वय के साथ अब तक आप देखिए कि उन्होंने जहां जहां जरूरत हुई है अपने आप को टोन डाउन भी किया है। मुद्दे और वो तमाम चीजें उनके उस पर वो कायम रहे हैं, लेकिन एक जो समग्रता में जो अलायंस के हित के लिए हो, तो अखिलेश यादव ने वहां पर भी वो तमाम तरह से बड़प्पन का परिचय दिया है। और इसके बावजूद जो आपकी आवाज, मध्य प्रदेश की आपकी आवाज में मनोरमा बहुत इशू है, नाराजगी हुई थी उनकी या जो भी, तो उस वक्त उन्होंने अलायंस के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की। आप ये बेसिक फर्क तेजस्वी यादव जैसे नहीं, आपके वीडियो में इशू है। अच्छा, आवाज आ रही है, चलिए जी जारी रखिए। तो नेटवर्क इशू है, अभी आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ा 1-8 सेकंड के अंतराल से। जी बोलिए। अभी आ रही है? हाँ बोलिए जी। रुकिए, मैं एक मिनट तब तक आप टिप्पणी ले, मैं नेटवर्क चेंज करती हूँ। बिल्कुल, आइए विनय जी इसी सवाल को आप आगे बढ़ाइए, का उत्तर आगे बढ़ाइए। मुझसे क्या सवाल? राहुल की प्रस्तावना है, और ये जो अखिलेश जी और बहन जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है शानदार है, उस लिहाज से क्यों नहीं 74, 89 और उसके बाद सोनिया जी के आने के बाद के भी प्रयोग जैसी चीजें हो सकती। विनय सर। देखिए, कांग्रेस की ये समस्या ये है कि कांग्रेस में जो लीडरशिप है, जिसके जो कोर है, उसका कोर ब्रांड है, जिसके आसपास लोगों का की जो लॉयल्टी है जो जुड़ी हुई है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन को ठीक रीड नहीं कर पा रही, या उनकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, और वो चीजों को जिस ढंग से हैंडल करना चाह रहे हैं उसमें उनको कमी रह रही है। जैसे हम लोग बिहार के इलेक्शन में
के बाद खास करके जो स्थिति बनी है, उस स्थिति में अभी भी वो उसको पूरा ठीक ठीक एड्रेस नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे अगर मान लीजिए कहीं से कोई लीकेज हो रहा है आत्मविश्वास का या बाकी चीजों का, तो आपको पहले वहां आपको उसको लीकेज को खत्म करना। अगर समस्या बिहार से बढ़ रही है, बिहार में आपकी करारी हार हुई है, और तो आपको फिर बिहार पर आकर के उस खोई जमीन को हासिल करना पड़ेगा। देखिए, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जरूरी ये है कि आप लोगों के सामने एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत करें जो ये भरोसा जताता हो लोगों में, या लोगों के अंदर ये भरोसा पैदा करता हो कि इस आदमी के अंदर जिजीविषा बची हुई है, लड़ाई लड़ने के लिए ये तैयार है अगली लड़ाई। अभी पता चलता है कि आप ये हार हुई है, और उसके बाद जो विजुअल्स आते हैं और पता चलता है आपके पार्टी ऑफिस में लोग जो है वो नेता आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं टिकट आपने बेच दिया, वो दिखा रहे हैं वो आए है, वो एक आदमी अलग लेटा हुआ है, और आप पूरी लड़ाई को जो है वो बिहार से गायब होकर के आप फिर आप दिल्ली में जो है उसको कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। कानूनी लड़ाई का जो नतीजा जो है वो तुरंत नहीं हासिल होना है, ये आपको पता है कि वो लड़ाई लंबी चलेगी, खास करके जो जिस तरह की सत्ता अभी दिल्ली में बैठी हुई है, उससे आप कानूनी लड़ाई तुरंत नहीं जीत पाए। उससे जो आपको जो हासिल होगा वो सिर्फ जिसको बोलते हैं कि टेक्निकल मोरल कॉन्फिडेंस, कि आपने केस कर दिया, आप केस लड़ रहे हैं। ये चीज जो है वो समाज के एलीट सेक्शन के लिए तो थोड़ी बहुत माने बातचीत में, आर्गुमेंट में तसल्ली की बात हो सकती, पर जो बड़ा मास है उसके लिए कोई ये मैसेज नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस को वक्त आ गया है कि कांग्रेस अपना जो जिसको मैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहता हूँ, मनोरमा कहती है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो कांग्रेस को अपना वो जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स छोड़ करके जो क्षेत्रीय दल हैं उन क्षेत्रीय दलों के साथ सही मायने में साझेदारी करनी चाहिए, उनके नेताओं को अपने साथ लाना चाहिए, ताकि उनको लगे कि वो, देखिए अभी सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, जो भी कह लीजिए, जो अभी क्षेत्रीय दल जितने भी हमारे पास में नॉर्थ में है, उनमें से किसी की जो है पैन इंडिया फॉलोइंग नहीं है, और पैन इंडिया उनका संगठन भी नहीं है। वो रिसोर्स के बल पे छापामार युद्ध के तौर पर कहीं कहीं किसी राज्य में जाकर के कुछ सीटें जीत जा रहे हैं, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो तेजस्वी हो, हाँ जो एक आशा दिखती है जिसमें प्रयास नहीं हुआ, अगर प्रयास किया जाए तो हो सकता है, वो मायावती में है कि मायावती अगर चाहे तो पूरे अक्रॉस इंडिया में जो दलित जो पॉलिटिकल एवेकनिंग है उसमें मायावती के थोड़े थोड़े प्रेजेंस हैं, लेकिन उन्होंने जो लोकल लीडर्स हैं उनको अपने साथ लेकर के एक बड़ा वो क्योंकि बड़ी परंपरा आप देखेंगे कि अंबेडकर जी के साथ ही जो आरपीआई पार्टी बनी थी, उनकी आंध्र प्रदेश में भी बहुत अच्छे फॉलोइंग्स थे, कर्नाटका में भी, महाराष्ट्र में भी, तो उस चीज को उसको आधार बना करके चीजों को समेटने की कोशिश नहीं की गई। तो उत्तर प्रदेश में सफलता के बाद उस सफलता को बाकी जगहों में, पंजाब में बहुत ज्यादा संभावना है, वहां पर भी जो दलित आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका पॉलिटिकल कुछ ये नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस में जो कायांतरण तो जरूरी है, लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि उस कायांतरण की प्रक्रिया में कांग्रेस जीवित बचे। एक बात है कि सबसे जरूरी पार्ट में वो कितना बचेगी, गायब होगी। एक इस सवाल का जवाब बहुत त्वरित दीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
कि ये तो बात है कि बिना कांग्रेस पैन इंडिया भी है, आप दूसरी पार्टियों की बात कर रहे हैं तो कम से कम पार्टी स्तर पे वो वहां पर है। दो लोगों में, अखिलेश जी और बहन जी में फर्क सिर्फ ये बहन जी का जो पार्टी स्ट्रक्चर है और जो कैडर स्ट्रक्चर है वो पैन इंडिया है, जातीय स्ट्रक्चर। हमारा प्रस्ताव सिर्फ इतना भर है कि बात जाति उद्वेलन का है, आप नकारते रहिए, सारे चुनाव लगभग जाति के इर्द गिर्द किए जाते हैं। नीतीश जी जब आगे बढ़ रहे थे तो पैन इंडिया जोड़ जाड़ के, बहुत सारी जातियां हैं, भूमिहार जाति भी है जो कम जगह पे है, पासवान और पासी जो जाति है वो तो मात्र, खासकर पासवान, वो तो महज बिहार के और बंगाल के कुछ इलाकों में है। भूमिहार जाति खुद को जोड़ करके पहुंचा तो चित्त पावन ब्राह्मणों के तक ले जाती है, तिलक तक ले जाती है, यदि आप कुछ वंशावली वगैरह देखिएगा तो। लेकिन बहुजन जमात से जब वो उठे तो कहीं कहीं जोड़ जाड़ के भी कुंबी, पटेल, गुजरात के पटेल भी बड़े जोश में थे जब नीतीश जी चले थे। तो या जातियों का भी अपना एक आधार होता है, उसमें दो जातियां, चाहे यादव जाति हो या चमार जाति हो, कमोबेश जो रविदास समाज के जो लोग हैं वो कमोबेश पैन इंडिया है। तो ये भी एक भावनात्मक स्तर पे, जैसे मोदी जी को बनिया होने का बहुत लाभ, आप लाख बात करते रहे लेकिन अक्रॉस इंडिया आरएसएस के काम के अलावा मोदी जी का बनिया होना काम करता है। हालांकि बनिया उनका पुराना उनका बेस रहा है, लेकिन ये एक चेहरा एड ऑन कर गया। तो मेरा सवाल सिंपल है कि वो सही कह रहे हैं बहन जी, अखिलेश भी तो हो सकते हैं। इस पे छोटी टिप्पणी। देखिए संजीव जी, आपने जो जातीय आधार की बात की, तो जातीय आधार पे देखिए यादवों की संख्या भी जो है और उनका जो संसाधन संपन्न होना जो अखिल भारतीय स्तर पर है, तमाम राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि तमिलनाडु में भी यादवों की अच्छी संख्या है, महाराष्ट्र में यादवों की अच्छी संख्या है। लेकिन उसका जो एक्सेप्टेंस जो है, उसके लिए जो शख्सियत, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को वो तमाम ऐसे सवाल, ऐसे मुद्दे उठाने पड़ेंगे जो इन सारे राज्यों के लोगों को जोड़ पाए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि उनका जातीय आधार छोटा हो, जैसे रामविलास पासवान का आप उदाहरण ले सकते हैं। रामविलास पासवान जी, उनका वोट बेस तो शुरू में पासवान का रहा या दलित का रहा, लेकिन उनकी एक्सेप्टेंस जो है वो पैन इंडिया थी, क्योंकि उनकी फुटप्रिंट्स जो थे। हाँ, लेकिन इलेक्टोरल एक्सेप्टेंस की बात हो रही है सर। देखिए चुनाव में वोट महत्व, अभी राहुल गांधी से चुनाव में उन्होंने उसको पॉलिटिकल विक्ट्री की बहुत कोशिश नहीं की, उन्होंने अपने अलग संगठन भी नहीं बनाए थे, लेकिन नहीं विनय सर, उनके महाराष्ट्र में भी संगठन थे, तमिलनाडु में भी संगठन थे, छोटे उनके चुनाव भी होते थे, नागपुर से भी चुनाव, नागपुर के इर्द गिर्द से भी चुनाव लड़ा गया। हमारा ये है कि आएंगे आपकी ओर, लेकिन हमें समझना ये है कि एक कास्ट बेस होगा और दूसरा नेताओं की क्रेडिबिलिटी, अनुभव। मैंने कहा ना कि अखिलेश जी ने तो पूरा हर तरह से पार्टी को, विजय सुमने सर निकाल के लेके आए, अपने हाथ में लेके आए, लीडरशिप प्रूव किया, सरकार के रूप में प्रूव किया, तो वो भी है उनके साथ। यादव जाति का ये भी है। महज मुद्दों का मामला है तब तो रोज ही राहुल गांधी इवेंट के आधार पे, घटनाओं के आधार पे आते जाते रहते हैं, आरएसएस को कोसते हैं। जैसे इस में मेजर कह रहे हैं कि उनसे बेहतर कोई आरएसएस का क्रिटिसिज्म नहीं करता, लेकिन आरएसएस के लोगों को पहलू में बैठा देते हैं, टिकट देते रहते हैं, चुनाव लड़वाते रहते हैं। तो सवाल यह है कि मुद्दा ही सिर्फ चाहिए या आधार के जरिए एक बहुजन नेता पर विश्वास के साथ। 2009 में प्रयास हुआ था, तीसरे मोर्चे ने किया था बहन जी को लेकर के, लेकिन क्या विश्वास के साथ कांग्रेस को पूरी तरह से समर्पण करते हुए एक ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो या कोई और लीडर? विजय सर। धन्यवाद संजीव जी। मैं इस विषय के ऊपर और थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा कि आज जो भारत की राजनीति में जो एक क्राइसिस आया हुआ है पैन इंडियन लीडरशिप का, उसके बारे में हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस एक पार्टी थी और नेहरू इरा चला था। तो जवाहरलाल नेहरू की जो
अनक्वेश्चनेबल पॉपुलैरिटी थी, उसकी वजह से कांग्रेस चली जब तक वो हयात थे। उनके जाने के बाद मतलब नेहरू जी के वक्त अपोजिशन कोई था ही नहीं वैसे, और नेहरू जी के जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की थोड़ी सी टर्म छोड़ी, फिर इंदिरा गांधी के पास पावर आई। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त कांग्रेस में जो कॉन्ट्राडिक्शन थे वो दिखने लगे थे थोड़े थोड़े, कि देखे उस नेहरू जी के वक्त जो थी उसमें कोई डिस्प्यूट की बात नहीं थी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के ज्यादा नहीं थे, गोचर नहीं थे, तो सब पॉलिटिकल फिलोसॉफी एक ही थी और एक ही फिलोसॉफी के अंडर पार्टी चल रही थी। मगर जब इंदिरा जी आई, वो दूसरे एक सीनियर कांग्रेस लीडर से उम्र में कम थी, तो उनकी सीनियरिटी को थोड़ा धक्का लगा, उनको लगा। फिर वो प्राइम मिनिस्टर जब बने तब सीनियर लोगों को वो रास नहीं आया, उन्होंने सिंडिकेट बनाया और इंदिरा गांधी जी को निकालने की कोशिश की कांग्रेस से। उस वक्त इंदिरा जी ने जो राजनीति की, जो पॉलिटिकल एस्टेट दिखाया, वो भारत के इतिहास में अतुलनीय है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कि उन्होंने देखा कि भारत में क्या है, भारत उस वक्त बहुत गरीब था, हमें अनाज के लिए अमेरिका जाना पड़ता था, तो उस वक्त समाजवाद का बोलबाला था, उन्होंने लेफ्ट का हाथ पकड़ा, उन्होंने लेफ्ट समाजवाद का, पॉलिटिकली हम समाजवादी है ये कहे बगैर समाजवाद का साथ दिया, उन्होंने लेफ्ट को आगे आने दिया और गरीबी हटाओ का नारा दिया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। ये जो उन्होंने ठोस कदम लिए, उसकी बदौलत उनकी नींव बहुत पक्की हुई और सब लोग, आम लोग जो थे, आम मासेज जो थे, वो कांग्रेस के पीछे कंसोलिडेट हो गए और सिंडिकेट के जो प्लान थे सेमी राइट विंग टाइप, राइट ऑफ द सेंटर जाने के, वो ध्वस्त हो गए और इंदिरा जी ने कमान संभाल ली। ये हुआ कि जब उन्होंने दिखाया कि उनकी सच्ची कमिटमेंट समाजवाद के साथ है, वो लोगों की गरीबी हटाना चाहती है, समाजवाद लाना चाहती है, तो उसकी वजह से उनको इतना सपोर्ट मिला। उनका कोर वोटर कौन था? दलित थे, गरीब थे और मुस्लिम थे। तो ये जो कोर वोटर था, और उसमें भी दो कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हालत ये थी कि मोरारजी भाई पे उस समय जूते तक चलाए दलितों ने चलाए, अम्बेडकराइट्स ने चलाए। जी विजय सर जारी रखिए। मोरारजी भाई पे, मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री। हाँ, वो महाराष्ट्र में उनका जो संयुक्त महाराष्ट्र को उनका विरोध था, उसकी वजह से उनके बारे में महाराष्ट्र खुश नहीं थे। ये है, तो ये बातें हुई। फिर इंदिरा जी के जाने के बाद राजीव गांधी की टर्म आई, वो पॉलिटिकली थोड़ी स्टेबल हो गई थी, चले, मगर जो बोफोर्स कांड की वजह से उनको जाना पड़ा। और उसके बाद राइट विंग का जो पॉलिटिक्स है वो बहुत उन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना के मंदिर निकाला, और उसमें जो समाज का ध्रुवीकरण धार्मिक लाइन पे किया। और इसके बाद में जो मंडल हुआ, उससे उस ध्रुवीकरण को थोड़ा ब्रेक लगा, मगर फिर से वो मंडल जो मिला था उत्तर भारत के ओबीसी को, उनको लगा जैसे कोई हमको बख्शिश मिल गया है। तो पॉलिटिकल फील्ड में ही ओबीसी नेताओं ने अपनी पैंड बनाई, पॉलिटिकल फायदे बहुत उठाए, अपना कद बढ़ाया पॉलिटिकल में, मगर सामाजिक न्याय की तरफ ध्यान नहीं दिया उन्होंने। मंडल का सामाजिक न्याय की तरफ ओबीसी के नेताओं ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना सामाजिक न्याय के लिए स्ट्रगल करने वाले पहले समाजवादी लोगों ने किया था। ये बात है। उसके बाद जो काल आया, उसमें थोड़ा जो सिंगल पार्टी मेजोरिटी है वो चली गई और हंग पार्लियामेंट का जमाना आया। तो वो भारत के आम लोगों के लिए बहुत अच्छा था। जो कांशीराम जी कहते थे ना कि हमें मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार चाहिए, तो उसकी वजह से जो पॉलिसी बनी वो बहुजन हित की पॉलिसी बनी, और देश में सांप्रदायिक सौहार्द भी रहा और जातिवाद भी कम हुआ। उसी दौरान फर्स्ट जनरेशन मंडल थ्रू रिक्रूटमेंट है, ओबीसी काफी संख्या में नौकरियों में आए, ये सब बातें हुई है। तो अभी उसके बाद जो हुआ, जो प्रबोधन सामाजिक न्याय का समाजवादियों ने या लेफ्टिस्टों ने करना चाहिए था, वो हुआ नहीं।
और समाजवादी लोगों ने सामाजिक न्याय के जो लाभार्थी है, इच्छुक लाभार्थी है, दलितों, उनके साथ जो बनती थी, जो कांशीराम जी ने इनको दोनों को जोड़ रखा था, वो टूट गया। और जैसे सवर्णों की पार्टियां या राइट विंग पार्टियां दलितों को मार्जिनलाइज करके खुद सत्ता में आना चाहती है, उसी तरह के जो प्लान है वो ओबीसी के पार्टीज के रहते हैं। ज्यादातर सबसे ज्यादा बड़े बीजेपी को बड़ा करने वाले ओबीसी लोग ही हैं, आप देख लीजिए। तो सामाजिक न्याय के फायदे लेंगे, मगर धरातल पे लेकिन हम लोग राजनीति के इस तरफ थोड़ा विचार करने की जगह सबके साथ एंटी इनकम्बेंसी जुड़ी हुई है जी। तो अभी सबका जो बड़ा योगदान है, हम उसको लेकर यदि बात करें, या जो उनके प्रयास है, उन प्रयासों में सफलता, एंटी इनकम्बेंसी का खाता सभी दलों के जो नेता है, उन्होंने अपने अपने आइडियोलॉजी जो है ना वो दबा के रखी है। कोई भी अपनी ये मेरी आइडियोलॉजी और इससे मैं अडिग हूं, ये सिर्फ बीजेपी के लोग कह रहे हैं। बाकी के लोगों ने अपने आइडियोलॉजी के साथ अडिग है ऐसे दिखाया नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। इसमें अपोजिशन की सभी पार्टियां शामिल है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन, आपकी जो पॉलिटिकल कन्विक्शन है वो क्लियर नहीं है, तो आपका मतदाता कंफ्यूज हो जाएगा। उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसको वोट दे, और इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडियन पॉलिटिक्स में आज जो नॉन बीजेपी पार्टी में जो कॉन्ट्राडिक्शन की जो कमी हुई है वो बढ़नी चाहिए, और उन्होंने समझ लेना चाहिए, कांग्रेस ने भी समझ लेना चाहिए और दूसरी पार्टियों ने भी समझ लेना चाहिए कि हम एक कश्ती में बैठने वाले लोग हैं, हमारा छोर एक है। आप कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ कॉन्ट्राडिक्शन बढ़े और फिर सोल्यूशन आए, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा जो है, सिमिलर पॉलिटिकल एजेंडा अगर है, उसके ऊपर एग्रीमेंट है, जैसे सेक्युलरिज्म हुआ, समाजवाद हुआ, उसके ऊपर एग्रीमेंट है, तो अब हम एक साथ आते हैं और उसके लिए हम फिर कोई भी कंसेशन दे सकते हैं, हम कोई भी मतलब छोटा मोटा पॉलिटिकल त्याग कर सकते हैं। वो स्पिरिट तभी आएगा जब आप अपनी कन्विक्शन बिल्कुल क्लियर दिखाएंगे, हाँ हम ये बात मानते हैं। ये हमारी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, और विजय सर ये बेहद महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। हम आते हैं दूसरे राउंड में। मनोरमा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप वहां कमिटेड होते हैं तो जरूरत पड़ने पे आप एक दूसरे के भीतर मर्जर भी करते हैं, और फिर कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ता है तो पार्टियां अलग भी गई हैं। जनता पार्टी, जनसंघ फिर से भाजपा के रूप में चला आया है। तो ये जब इंडिया गठबंधन बना तो सिर्फ दलित नेताओं को गालियां देने से काम नहीं चलेगा, तमाम दलित नेता बाहर रहे। आप ये मत सिर्फ कह देने से कि फांसीवाद के यही बड़े क्रूसेडर हैं और दलित नेता फांसीवाद लाने में लगे हुए हैं, इससे राजनीति का विश्लेषण नहीं हो सकता। तो मनोरमा साहब, आप अपनी जो बात कह रही थी वो, और जो विजय सर ने एक बात कही कि कई बार अब बढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, बंगाल के चुनाव में भी और उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो इलेक्टोरल ये कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेंगे। विजय सर कह रहे हैं कि साथ साथ में वैचारिक कॉन्ट्राडिक्शन भी साथ साथ बढ़े और बाद में चीजें तय होती हैं। मनोरमा, तो एक तो आप अपनी जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी तो भी ले लीजिएगा जी। विजय सर, वो इसी डायरेक्शन में था, इसी डायरेक्शन में ही था। मैं अखिलेश यादव की बात कर रही थी कि जो गठबंधन अगर बनाया इंडिया अलायंस, तो उन्होंने अपने निजी ईगो को भी दूर रखा। कब, अगर जब बिहार के समय ये जो स्थितियां बनी, तो उनको एक उदाहरण उत्तर प्रदेश वाला भी लेना चाहिए था जो अखिलेश यादव के समय में था। तो ये एक मतलब जो एक बन पाया ढंग से, या फिर बाद में मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान भी जब स्थितियां आई कि अखिलेश यादव को जो है डिमीन थोड़ा किया कांग्रेस ने, तभी भी उन्होंने गठबंधन को जो है तरजीह देकर के अपने उसको डाउन प्ले कर लिया, वो तैयार हो गए उसके लिए जो है। तो उसका ये चीजें जो है, और फाइनली लेकिन उसका जो है आपने देखा असर उस तरह से जो है। तो मैं ये बोलूं कि राहुल गांधी के पास दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो यूपीए का है, जहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है तमाम तरह की पार्टियां एक साथ एक मंच पर थी और बेहतर तालमेल के साथ वो लोग थे। तो अब ये चीजें हैं। अब हम लोग राहुल गांधी 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव, और उसके बाद से अभी जो है बिहार चुनाव। तो बिहार चुनाव के पर लोगों ने देखा है, धैर्य से देखा है, मुद्दे दर मुद्दे उठाते रहे हैं, और 2024 के चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा
को लेकर के जो हाइप बना था, उस हाइप के बाद उस चुनाव में परफॉर्मेंस जो जैसा भी रहा, कहने का मतलब है सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, और जो या नीतीश कुमार अलग छिटके और इंडिया अलायंस की जो स्थिति हो सकती थी, टीडीपी नहीं आया और भी, तो ये और बेहतर हो सकता था, यहीं पर आकर के बात रुक गई। तो उसको उतना ज्यादा, लेकिन अब फिर से रीथिंक उस पे किया जा रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ तब, जबकि आपको मालूम था कि ये गारंटी थी सफलता की। और जो है राष्ट्रीय राजनीति में या नेशनल स्तर पर जो राजनीति करने के लिए, ये मतलब यहाँ होता है ना कि आप जब अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके अस्त्र शस्त्र जो है वो बहुत सही उनकी तैयारी की जाती है, तो वहां पे आप सबसे पहले उसी जगह पे चूक गए, क्योंकि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण वो था तैयारियों का हिस्सा, वो वहां पर आप चुके। तो उस वक्त भी इसको मतलब लिया गया कि ठीक है पैन इंडिया अप्रोच है। ममता बनर्जी ने उस वक्त जब भी कोई आवाज उठाई या कुछ बोला तो यही चीज हुआ कि पैन इंडिया जिस नेता की अपील होगी वो, तो राहुल गांधी को हमेशा पैन इंडिया अप्रोच वाला या गठबंधन के बाकी जो दल हैं उनके भीतर स्वीकृति की बात को लेकर, क्योंकि वैसी स्वीकृति ममता बनर्जी को नहीं है, वैसी स्वीकृति अखिलेश यादव को लेकर के नहीं है, और मायावती तो खैर इसका हिस्सा नहीं है। जी मोहम्मद, फिर से आपका नेटवर्क का इशू हुआ। ये जो पैन इंडिया वाला मामला है तो वो हाँ, आइए फिर से एक बिहार बार। के चुनाव, हाँ जी, तो बिहार के चुनाव के साथ फिर ये सवाल केंद्र में है, और देखते हैं किसको किस तरह से मतलब अभी हम लोग नहीं जान रहे कि बाकी रणनीति क्या बनेगा, और कैसे क्या बाकी दल जो है वो तैयार है। अभी हमने देखा, जैसे उस दिन बात कर रहे थे कि तमिलनाडु में ही टीएमके या ऐसे करके पार्टी, विजय की पार्टी जो है, तो उनके साथ अलायंस को लेकर के अभी वो ऊहापोह की स्थिति आ गई। तो और भी जो दल है अब कैसे यूपी में वो बन सकता है, या आपका देखिए और जगहों में, तो ये सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे, और इस पे मंथन होगा। राहुल गांधी जो है, मनोरमा देखिए, अभी एक राजनीतिक जो ये दोनों ही राज्यों में जरूरी नहीं है कि अलायंस ही काम करे, बहुत कुछ हो सकता है। विजय सर जो बोल रहे हैं मैं उससे बेहद एग्री कर रहा हूं कि चीजें बढ़ करके भी हुआ है ना। अचानक से 74 का गठबंधन हुआ, जनता दल का गठबंधन हुआ, विलय हुआ, सब कुछ हुआ। ये जो पैन इंडिया का भ्रम है कांग्रेस का, ये जो उसको भी अपने आप में गर्व है, वो लगातार राज्य खोता चला जा रहा है। उड़ीसा खो गया। उड़ीसा को समझिए, पूरब का जो गेटवे है आरएसएस बीजेपी के लिए खोल दिया कांग्रेस ने। कई जगहों पे उसके कार्यकर्ता नहीं। तो पैन इंडिया कैडर कहिएगा तो बीएसपी के पास भी है। हम पैन इंडिया जाति की बात कर रहे हैं, बेहद स्पष्टता से कर रहे हैं, और वो हिलोर लेता है, वो हम लोगों ने देखा है। तो इसको आप देखते हुए, छोटी एकदम टिप्पणी, क्योंकि मनीष जी काफी देर से उनकी टिप्पणी लेनी है, तो जाति हिलोर के भी आधार पे, अनुभव के आधार पे, संगठन में संघर्ष के आधार पे, जी कोई बात नहीं। सुन पा रही हैं आप? आज मेरे यहाँ नेटवर्क कल बहुत इशू, कोई नहीं, तो हम लोग मनीष जी से बात करें। मनीष जी, ये पूरी बात, पूरी प्रस्तावना, पूरी बात आपने सुनी केंद्रीय विषय पर भी कि राहुल फेल हुए। यदि आप फेल ना भी माने तो लगातार की असफलता दो जगहों पे, संगठन कोड को निर्मित ना कर पाने की असफलता, माने कर पाने में सफल ना होना, और दूसरा वो उनके लिए बहुत बड़े बड़े दौर से अवसर है, और दूसरा इलेक्टोरली भी सफलता नहीं मिली। तो पैन इंडिया जाति का क्यों नहीं किया जाए। और जो विजय सोनवने जी ने कहा, उसको मनोरमा जी से एड्रेस करवाना चाहते थे, उसको भी आप एड्रेस करिएगा कि कई बार कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ने के बाद भी, मंथन के बाद भी जो है, मथने के बाद भी चीजें नहीं निकलती है। मनीष सर। नहीं, देखिए, एक चीज तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि अब ये बात तो जनरली लोगों में अब जाने लगी है कि राहुल गांधी जो करना चाहते हैं, पार्टी उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। बिहार के चुनाव के बाद एक बहुत साफ साफ अब मतलब हमको लगता है किसी निष्कर्ष पर पहुंचने जैसा मसला उसके आसपास, उसके करीब मसला पहुंच गया है कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी कोई संरचनात्मक या कोई इस दौर के मुद्दों को केंद्र करके अपने संगठन में तब्दील करे और उस दिशा में अपनी पूरी पार्टी को इन्वॉल्व करे,
ये होने के बजाय बिहार में तो बीच में ही राहुल गांधी को वहां से छोड़ के हटना पड़ा। यानी कि राहुल गांधी अब वहां अंदर ही बहुत ज्यादा, बाहर चाहे जितनी भी उनकी प्रासंगिकता हो, अंदर प्रासंगिकता लगातार बिहार चुनाव के बाद और कमजोर होगी। ये एक बात तो समझ में आ रहा है कि वो बीच के दौर में। दूसरा, ये जो उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो ज्यादा बनावटी लगते रहे हैं, लेकिन उसकी एक वास्तविकता भी है कि किसी खास दौर में, किसी खास जंक्चर पे वो चले जाते हैं। एक बड़ा अभियान उन्होंने बिहार में, हालांकि उसका एक दूसरी वजह ये है कि वो जो चाहते थे वहां महागठबंधन को लेकर के, वो जिस दिशा में बढ़ना चाहते थे उसमें बुरी तरह असफल हुए। लेकिन उसको उन्होंने व्यक्त भी किया, गायब रह करके, हट करके, वहां से, बिहार से गायब रह करके 2 महीने तक वो लगातार वो रहे। तो यह जो आरोप है कि वो स्थिरता एक संकट बनी हुई है, वो तो बिहार चुनाव में ज्यादा खराब ढंग से दिखी है। मतलब कह लीजिए कि उसका बेहद खराब परिणाम से जुड़ा हुआ मसला है कि एक वोट चोरी का मसला था, उसका एक प्रासंगिकता है कि कम से कम वहां कोर्ट को कुछ फैसले देने पड़े, और जो 1.5-2 करोड़ तक कोर्ट प्रतिशत कटने की तरफ जाता, वो 65 लाख 44 लाख तक आ गया। वहां तक उसकी प्रासंगिकता है। लेकिन उन 2 महीनों में बिहार का जो सवाल है, वह केंद्रीयता में जो आना था, ठीक उसी समय राहुल गांधी वहां से चले जाते हैं। और चले नहीं जाते हैं, बल्कि कांग्रेस और राजद का झगड़ा ही 2 महीने लगातार वहां पे दिखता रहता है। और इस पूरी प्रक्रिया में लास्ट में एक बहुत ही खराब ढंग से किसी तरह मैनेज करने के जरिए और उनको मुख्यमंत्री राजद को, तेजस्वी यादव को घोषित किया जाता है, और पूरा चुनाव ही बहुत ही उसके बाद बहुत अनमने ढंग से चुनाव जो है आप देखेंगे कि लड़ा गया है। अब उसमें मान लीजिए कोई कुछ भी कहे कि उसका राज मशीनरी का सवाल है, वो है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये तो साफ साफ वहां दिख रहा है कि जो व्यापक सामाजिक समूहों की जो एकता है, वो तो एनडीए के पक्ष में थी। व्यापक राजनीतिक पार्टियों का जो मोर्चा था, वह भी एनडीए के पक्ष में थी। तो जनरली तो वहां आप अपने एक छोटे दायरे से जो वहां महागठबंधन है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाया, बल्कि कह लीजिए उसने निकलने की कोशिश भी नहीं की, उस तरह का कोई लेकर के जो उतरना था। तो मेरा तो ये कहना है कि बिहार चुनाव के बाद अब वो बहुत जो उम्मीद वाला पहलू है, उस उम्मीद वाले पहलू को बहुत घटा के देखना होगा राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के। उसने इस बार ज्यादा एक्सपोज किया है, बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश किया है, जो जो कह लीजिए कि कुछ ऐसे विचार थे जिन विचारों के बारे में मान लीजिए अभी बहुत सारा विरोधी विचार भी उसके साथ ही हम लोगों के अंदर भी रहते थे। तो वो जो पहलू है उसको एक तो ये देखा जाए। दूसरा आप देखिए कि इस दौर में अगर आप देखिए कि जो बड़े सवाल हैं उसको सबसे पहले किसी ने एड्रेस किया और जमीनी स्तर पर उसको लागू किया, पॉलिटिकली बीजेपी को झटका दिया, वो तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा गया लोकसभा का चुनाव। सामाजिक न्याय का सवाल, जिसको आज हम कह रहे हैं कि इसको हमको जनता के बीच में ले जाना, समाज के अलग अलग हिस्से में पॉलिटिकली उसका हिस्सा बना देना है। वो दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, माइनॉरिटी का सवाल हो, महादलित हो, दलित हो, ये जो इसका अगर कहीं आप देखेंगे कि इन वैचारिक मुद्दों के साथ अगर जनता के साथ जुड़ाव, वैचारिक मुद्दे और जनता के साथ उन मुद्दों का गहरा जुड़ाव, उसका कोई शानदार प्रदर्शन हुआ है तो वो तो यूपी में हुआ है। और उन चीजों के चलते आज तक भी हिंदुत्व का सवाल बहुत प्रमुखता से उठाने में बीजेपी के लिए संकट खड़ा हो गया। बिहार में वो बना नहीं पाए। अगर वहां हिंदुत्व तो मुद्दा उन्होंने बनाया ही नहीं, वहां सवाल ही नहीं खड़ा किया, इसका मतलब वो सवाल तो बना हुआ है कि वो संकट में है। दूसरा, वहां अगर नीतीश नहीं रहते तो सामाजिक न्याय के सवाल पे, उसके सवाल पे बीजेपी क्या करती? वो यूपी में अब क्या करेगी इसके बाद? जब आएगी वहां नीतीश तो नहीं होंगे। और ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2024 के बाद अखिलेश यादव का कद जो है आज के दौर के वैचारिक मुद्दों के साथ बड़ा हुआ है। तो मेरा तो ये समझ है कि ये कांग्रेस ही अगर करती, ये अगर इस दिशा में बढ़ती, महागठबंधन का अभी भी कोई नेता नहीं तय है नेशनल लेवल पे। एक दौर में नीतीश कुमार को बनाने की कोशिश हो रही थी, उन्होंने दावा किया था, वो बहुत आकर्षक प्रस्ताव था, जिसपे कि जनरली बहुत बड़े दायरे में उसको लेकर के एक सकारात्मक विचार था। लेकिन जिन भी कारणों से, मैं उसको केवल कांग्रेस केंद्रित नहीं कहना चाहता, जिन भी कारणों से उसको रिजेक्ट कर दिया गया, आज वो फिर से एक मौका है कि कांग्रेस खुद आगे आवे, उसको अपनी एनालिसिस करनी चाहिए, उसको अपने नेता की, देखिए इनके साथ क्या दिक्कत है।
उन्होंने नो डाउट उन्होंने हिंदुस्तान में आज के दौर के मुद्दों को बहुत सेंटर में ले आए, लेकिन वो जनता में ले जा नहीं पा रहे हैं, उसको जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। खास तरह के परिवार से आते हैं, खास तरह का कोई सामाजिक पूंजी उनके पास उस तरह की नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो पुराना विचार है वो सामाजिक न्याय विरोधी विचार है, वो कनेक्ट नहीं करती है बहुत जनता से। तो ये सारी चीजें मिल करके बड़े सवालों को उठा करके भी राहुल आज के दौर में खास पृष्ठभूमि से आने के चलते और खास तरह की पार्टी से आने के चलते ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो जनता के साथ कनेक्ट करें। तो महागठबंधन एक ऐसा नेता लेके आवे इस दौर में, ये जो कनेक्ट करता है अपने सवालों के साथ, उन वैचारिक मुद्दों को समाज के बड़े हिस्से से जोड़ता है, बड़े हिस्से के साथ कनेक्ट करता है, उसका एक सुंदर कह लीजिए कि बंटवारा करता है, बहुत किसका उस तरह के कह लीजिए कि बहुत सारे फूलों का बगीचा तैयार करता है। तो मेरा ये कहना है कि उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। ये मैं बहुत सीरियसली इस बात को बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस को खुद इस दौर में, इससे ये नहीं जाएगा कि कांग्रेस हट गई नेतृत्व से, क्योंकि कोई महागठबंधन का घोषित नेतृत्व नहीं है, अघोषित रूप से राहुल उसके नेता बने हुए हैं, उसको एक सहमति है, एक महागठबंधन में भी एक स्तर पे सहमति है। तो अभी वो अगर किसी को सौंप भी दिया जाए कि नहीं अब हमको एक संयोजक बनाना है महागठबंधन का, और उसकी जगह अगर अखिलेश यादव को लेके आ जाएगा, तो यूपी का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाएगा और फिर 29 का चुनाव भी बहुत ही सीरियस किस्म का हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे सीट महागठबंधन के पास बने हुए हैं, हमको देखना है कि कांग्रेस इस पे कितना लचीला रुख, कितना लॉन्ग टर्म का रुख, कितना जो है इस दिशा में सोचती है, देखने की बात। बिल्कुल, बहुत पिन पॉइंटेड आपने बात कही। और जो मायावती जी और जो अखिलेश जी का जो कॉन्ट्राडिक्शन है पॉलिटिक्स का, उस सब पर आप नहीं गए, वो बेहद अच्छा काम हुआ ये, क्योंकि ये तो होता ही रहता है कि अखिलेश जी यहाँ सफल है, मायावती यहाँ सफल हैं। आज की तारीख में एक तो अनुभव के आधार पे आपने जो तमाम एक तो पॉलिटिकल जो एक लाइनअप दिया था उन्होंने, उस आधार पे भी वहां। लेकिन दो सवाल और आपसे, एक ये जो विजय जी और पिछले दिनों विजय जी और मनोरमा जी जो कह नहीं पाई थी, बाद में बात हुई, तो उनका एक प्रस्ताव था वो कि कांग्रेस जरूरी है, राहुल भी जरूरी है, जो आप कह रहे हैं। जो विजय जी और मनोरमा जी का एक प्रस्ताव था कि भाई आपको कुछ जगह से वोट मिलेगा ही नहीं, तो वो वोट बाया ले सकते हैं, आप विश्वास हासिल कर सकते। आपकी आवाज आज प्रॉब्लम में है मनोरमा, तो ये सवाल मैं दे देता हूं, फिर आऊंगा चौथे नेक्स्ट टर्म में आप अपनी बात कहिएगा। तो इनका यह कहना था कि आपका चूंकि ट्रस्ट हासिल नहीं है, तो आप दूसरे नेताओं के जरिए ट्रस्ट हासिल कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा बैकअप पे पीछे जाएं और उन नेताओं का ये करें। एक तो ये, दूसरा जो विजय जी कह रहे हैं कि कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ने देना चाहिए, वैचारिक रूप से आप ठोस स्टैंड सभी पार्टियां लें जहां जहां होती हैं, मुसलमानों के सवाल पे और दूसरे सवालों पे, और फिर जब जरूरत पड़े तो आप मर्जर करें, कोलिशन करें, जैसा करें। मनीष जी, सुविधा होती है उसमें काम करना। मैं यही कह रहा हूं कि पहली बात तो जो सबसे बड़ी पूंजी है वो तो महागठबंधन है, उस पूंजी को बिखरने नहीं देना है। एक बात तो ये हमको बार बार कहना है। दूसरा ये कहना है कि ये अब एक ईरा बीत गया, ये मतलब अब सबके पास एक अनुभव है, माने महागठबंधन के पास भी एक अपना एक सामूहिक रूप से महागठबंधन का भी एक अनुभव है और उनमें अलग अलग पार्टियों का भी अपना अनुभव है। तो अब एक स्वस्थ समीक्षा हो सकती है। महागठबंधन अगर बिहार के बाद 2029 के बारे में अगर सीरियस सोचने लगेगा और अपने अनुभवों से सीखना शुरू करेगा, जो बीच में तमाम जो कंट्राडिक्शन लगातार पैदा होते रहे, उन्हीं कंट्राडिक्शनों के बीच महागठबंधन बना रहा, उन्हीं सारे कंट्राडिक्शन के साथ महागठबंधन तो बना रहा। किसी ने भी आज तक ये नहीं सोचा कि ये टूटने जा रहा है, अगर कुछ मीडिया समूहों की बात छोड़ दिया जाए। तमाम भिन्नता आई है। मैं कह रहा हूं कि इन सारी भिन्नताओं के बाद ये महागठबंधन बना रहा। अब आने वाले समय, अब एक हमको लगता है कि एक मैच्योरिटी भी महागठबंधन में आनी चाहिए। जैसे जनरली हम आमतौर पे, मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं, जनरली हम एक मान के चल रहे थे कि अभी ये ढीला ढाला चलेगा, बहुत सारे कंट्राडिक्शन, छोटे छोटे कंट्राडिक्शन भी बने रहेंगे। एक कह लीजिए कि अलग अलग राज्यों में ये बार बार ये तनाव पार्टियों के बीच में, जो वहां की ताकतवर पार्टी है और जो वहां ताकतवर बनना चाहती है पार्टी, उनके बीच का कंट्राडिक्शन लगातार बना रहेगा। तो उसका एक ईरा बीत गया है, मैं ये कह रहा हूं। और हमको लगता है कि ये अब एक इस दिशा में बढ़ने की बात है कि उसको उसके सेंटर में कौन आए। तो बहुत स्वाभाविक बात है कि इस दौर का जो सवाल है, इस दौर के जो बड़े सवाल है, जिन सामाजिक समूहों को लेकर के उन बड़े सवालों को एड्रेस करना हम चाहते हैं, उन सामाजिक समूहों को एड्रेस करने वाला पॉलिटिकल लीडर भी हमको खोजना पड़ेगा। ये बहुत स्वाभाविक बात है, तो लगता है इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है।
हमको ये लग रहा है कि कंट्राडिक्शन बढ़ेगा नहीं, ये महागठबंधन इसको हल करने की दिशा में अब बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अनुभव अब आ गए हैं। अब वो अटकल पच्चू लगाने की स्थिति से बाहर निकल रहा है। जी, उम्मीद है, लेकिन वो जो सूचनाएं हैं वो उसके विपरीत हैं। और सूचनाएं ये है कि जो है आने वाले दिनों में, और यूपी के नेताओं का एक बड़ा सेक्शन पहले से भी अलग जाने के बारे में विचार करता रहा है, लेकिन वो बात की बात है, जब डेवलप होगा तो पहले से आप क्या बात करेंगे, या जो वहां होने, कई बार विनय सर इस राउंड को आपसे शुरू करते हैं, और देखिए टिप्पणियां जो आ रही हैं वो बड़ा मजेदार है। कुछ नहीं करना था, हालांकि हमारे पास समय नहीं है, इन टिप्पणियों को ही पढ़ लीजिएगा और उनके कास्ट लोकेशन को भी कुछ कुछ में दिख जा रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि वो बेचैनी पैदा कर देता है। यदि आप मायावती पे बात करें, यदि आप उस पे उन पे अखिलेश जी पे बात करें, या नॉन उस तरह के उससे बाहर निकालें, कांग्रेस को लेकर धारणा इतनी गहरी बनी हुई है लोगों के मन में कि वही मात्र विकल्प है, या राहुल ही विकल्प है, कि आपको जातिवादी आती त्याती सब करार दिया, आपकी चेतना झकझोर ये हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक तो ये कि कास्ट इलीट नहीं बनने देंगे विकल्प। कुछ बाबा साहब का उदाहरण दे रहे हैं, बाबा साहब भी पैन इंडिया कास्ट वाले नहीं थे इलेक्टोरली, और एक तरफ मुद्दों की राजनीति करना वही जरूरी नहीं होता है सफलता की गारंटी। मैं अक्सर कहता हूं कि राजनीति आदर्श की ओर उन्मुख होता है, प्रैक्टिकली वो यथार्थ में घटित होता है। तो विनय सर, यथार्थ में घटित होते हुए जो आप कह रहे थे, एक बात मैं कह देना चाह रहा था सजीव जी। जी बोले। नहीं, आप जो कह रहे थे यूपी के बहुत सारे नेताओं की तरफ से कुछ आ रहा है ऐसा, आप कहाँ से ये बात आपके दिमाग में, मतलब किस तरफ से आ रहा है? मैं तो इस पर अलग बात करेंगे, क्योंकि कुछ बहुत उस तरह के सामान जा रही है। आज का जो सवाल लेकर हम चल रहे हैं उसमें एक अच्छी बात जा रही है, तो आने वाले दिनों में जब चीज, अब यूपी बहुत दूर है अभी, हालांकि ये भी बहुत दूर है जिसको हम लोग लेकर के बैठे हैं, लेकिन इस दिशा में लोग सोचने लगे। कास्ट एलीट इस दिशा में सोचने नहीं देते विनय सर। एक तो ये बेचैनी पैदा हो जाती है बहुत छोटी छोटी टिप्पणियों का। एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिएगा संजय जी। सवाल मेरा यह है कि इस तरह के किसी भी विकल्प को लेकर के कास्ट एलीट जो है, उनकी धारणा जिस कारण से भी, कई बार वर्गीय, कई बार जो वैचारिक प्रस्थान होता है वो भी वहां नहीं जाने देता, कई बार अपना सामाजिक ये चीजें हैं, तो कास्ट एलीट इस तरह के विचार में सबसे बड़े बाधा है। वो हमारे कमेंट्स को भी देख के समझ सकते हैं विनय सर। कास्ट एलीट का तो जो है वो जो समस्या ये है कि वो पूरे समाज को लेकर के नहीं चलना चाह रहा है ना, वो एक समस्या है। एक कोई बड़ा वो हमारे यहाँ जो एलीट की समस्या यही है कि एलीट जो समाज के जो निचले स्तर पर जो लोग हैं उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए या उसकी समस्याओं से वो ज्यादातर गवर्नेंस वाले इशू को ज्यादा फोकस करते हैं और उसी को पकड़ कर करें, और इसीलिए उनकी जो चॉइस में जो है ज्यादातर जो है वो राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ उनका रुझान हो जाता है। और वो बाकी समाज को लेकर के, क्योंकि वो एक ढंग से जो जिसको हैव और हैव नोट्स वाले तो हैव वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनको जो सवाल ज्यादा परेशान करते हैं वो गवर्नेंस वाले इशू वाले सब, जो रूटीन वाले जो लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं वो सवाल उनको उतना परेशान नहीं करते। तो और चूंकि वो खुद राजनीति में उस तरह से भागीदार नहीं होते, तो इसलिए उनकी जो है सोच थोड़ी अलग होती है। तो ये एक समस्या तो है कि वो ना तो राजनीतिक नेतृत्व बनने के लिए तैयार होते हैं और ना वो उन मुद्दों को पहचानते हैं जो मुख्य धारा से अलग जो मार्जिन पर लोग हैं उनकी क्या समस्या है। जैसे शहर के लोग जो होते हैं उनको ये समस्या समझ में नहीं आती है कि बाढ़ के समय पीने की पानी एक समस्या होती है। ये शहर के लोग नहीं समझ सकते, उनको लगता है बाढ़ आई हुई तो पीने की पानी की क्या समस्या है। तो वो जो जुड़ाव है ना, वो जुड़ाव जो कास्ट एलीट का जो कट जाता है वो एक बड़ी समस्या होती है। जैसे हम लोग ये नहीं समझ पाए कि 10,000 रुपया अगर किसी को दिया जा रहा है
तो शहरी लोग ये सवाल करते हैं कि उससे क्या होगा, वो क्या इन्वेस्टमेंट खड़ा कर लेगा। पर वो 10,000 रुपया किसी के लिए जो जो उसको फ्री लोन जो बने, उसे जो भी चाहे कर पाए, तो वो 10,000 रुपया जो है एक ग्रामीण उसमें वो असर डालता है। बिल्कुल अभी जो जरूरत है कि बड़े सवालों के साथ साथ आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि ग्रास रूट पे, नीचे के स्तर पर आदमी का जो ओपिनियन मेकिंग होता है वो किस तरह से होता है, और किस तरह से आप उसको बिल्कुल तात्कालिक लाभ से उसको हटा करके जो व्यापक लाभ है वो उसको समझा पाए। समस्या ये है कि हम हमारे जो नेतृत्व जो है इन सब सवालों को एड्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि ग्रास रूट से लगातार लोग कट रहे हैं। संजीव जी। बिल्कुल विजय सर, और वो ग्रास रूट जो है, मैं आज जहां रखना चाह रहा हूं वो वहीं लाना फिर से चाह रहा हूं। वो ग्रास रूट से लेकर के ऊपर तक, कास्ट एलिट की बात की तो नीचे भी तो कास्ट बहुत कुछ ऑपरेट कर रहा होता है। एक मुसहर के नजर से देखें, सबसे मार्जिन की जाति का नाम मैं अक्सर लेता हूं, आपके यहाँ और भी दूसरे लोग होंगे, कास्ट और क्लास दोनों के हिसाब से, तो उसकी नजर से ये फांसीवाद, वो तो रोज फांसीवाद झेलता है विजय सर। तो इस रेट्रिक में वो नहीं जाता कि हमें फांसीवाद से लड़ना है, उसे अपने अधिकार, वो यदि टोला सेवक बन रहा है या दूसरे हक हासिल हो रहे हैं मुद्दों के अलावा, तो वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में राजनीतिक विकल्प की तलाश का मामला है विजय सर। हाँ, जब राजनीतिक विकल्प की हम बात कर रहे हैं, मैं आपके सवाल को थोड़ा दूसरी एंगल से देख रहा हूं। मुझे लगता है कि ये कास्ट एलिट का जो अपोजिशन है, विरोध है, उससे ज्यादा पॉलिटिकल एलिट का विरोध है। और पॉलिटिकल एलिट का विरोध जो है वो, क्योंकि देखिए विनय सर ने अभी बताया कि उन्होंने रामविलास पासवान जी का नाम लिया और उन्होंने बताया कि वो कास्टलेस नेता थे, ऐसा उनका रेपुटेशन था। उनको वोट जनरल के लोग भी देते थे, उनकी वोटर फॉलोइंग अच्छी थी, बियॉन्ड द कास्ट थी। इस सेंस में मैं उनको कास्टलेस नेता कहता हूं। वैसे ही फॉलोइंग मायावती जी की है। वैसे अखिलेश जी की है कि नहीं मुझे पता नहीं अभी, क्योंकि रामविलास जी के बारे में बोलने वाले आपको मिल जाएंगे, मायावती जी के शासन के बारे में अच्छा बोलने वाले भी मिल जाएंगे, मगर अखिलेश के बारे में सभी तबकों के लोग ऐसे बोलेंगे ऐसे मुझे पता नहीं है। तो और देखिए महागठबंधन जो बना था ना लोकसभा इलेक्शन के टाइम में, उस वक्त एक सब जो महागठबंधन के जो कंपोनेंट है, उन्होंने एक सवाल का जवाब देना चाहिए था कि जो अम्बेडकराइट रीजनल नेता थे उनको क्यों इग्नोर कर दिया गया। मायावती की बात छोड़िए, कम से कम चंद्रशेखर और एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर, इनको महागठबंधन में न लेने का क्या कारण था? क्या वो कौन सी पार्टी ऐसी थी कि जिसका अम्बेडकराइट लोगों नेताओं को गठबंधन में लेने को विरोध था? ये बात है। तो देखिए भारतीय राजनीति का दूसरा ध्रुव जो है वो अम्बेडकरवाद से ही निकलेगा। तो अम्बेडकरवाद के जो लोग हैं, अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स है, उसी को आइडियोलॉजी बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जब कोई पॉलिटिशियन मुश्किल में पड़ता है तो वो अम्बेडकर की फोटो उठाता है और संविधान करने लगता है। ये कोई अम्बेडकरवादी होने का तरीका नहीं है। आपको राउंड 12 महीने 24 घंटे 12 महीने अम्बेडकरवादी रखना पड़ेगा। और जो अम्बेडकरवादियों को अलग थलग रखने का जो स्पिरिट है, जो महागठबंधन ने भी दिखाया था, उससे आपको ऊपर उठना होगा। जी, अम्बेडकरवाद का मामला और कास्ट का मामला, अम्बेडकरवाद एक पैकेज है, मूर्ति सिर्फ नहीं है। जमीन का सवाल, बहुत सारे सवालों पे बात, तो खैर उस पर और कब, ये लगता है कि एक ऐसी बातचीत है जिसको सिलसिले में की जानी चाहिए। मनोरमा से कंक्लूडिंग टिप्पणी लेंगे मतलब पैनलिस्टों के बीच। मनीष जी से सवाल, और कास्ट एलीट का अर्थ मैं सभी कास्ट के एलीट की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए कई आउटसाइड पैनलिस्ट की जो टिप्पणियां आ रही उस हिसाब से कास्ट एलीट का मतलब सिर्फ ब्राह्मणिकल ऑर्डर के कास्ट एलीट की बात कर रहा हूं। नैरेटिव वही बनाते हैं जो मान भारद्वाज जी और महेश जी ने कहा। मनीष सर, कास्ट एलीट को झटका लगता है कि यदि अखिलेश प्रधानमंत्री, अरे मायावती प्रधानमंत्री, बहुत सीधे शब्दों में, छोटी टिप्पणी करिएगा। इसको अनम्यूट करिए। चीजें उसके आगे चली गई हैं संजीव भाई। ये जो कास्ट एलीट है जो बहुत ताकतवर बना हुआ था, वो बहुत अलगाव में है, बहुत एलिनेशन में अभी थोड़ा जा रहा है। और पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जो एलीट हैं वो ज्यादा खतरनाक है। उसके बाहर वाला जो हिस्सा है वो प्रभाव उसका बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है। तो पार्टी के अंदर जो कास्ट एलीट हैं, पार्टियों के अंदर खास करके,
उनका अभी उन पार्टियों पे गहरा असर है। वो उसी को तो तोड़ नहीं पा रही है, खास करके कांग्रेस उसी को तो तोड़ नहीं पा रही है। वो बिल्कुल एकदम से अपंग की तरह बना के रखा है, और बहुत धीमी गति से उसमें आप देखेंगे कि वो पीड़ा से जो पूरी पार्टी गुजरती है, बहुत धीमी गति से उसमें चीजें बदल रही हैं, और अब लगता है कि वो कोई बुनियादी चेंज करने की स्थिति में ही नहीं रह गए। तो पार्टी के अंदर का जो कह लीजिए कि वो जो इलीट है, वो मैं केवल एक कांग्रेस का उदाहरण दिया हूं, ये हर जगह है, जहां आज के दौर के सवालों को, न केवल आज के दौर के नेताओं को आगे करने के सवाल पे उबिदकती है, बल्कि वो आज के दौर के सवालों को भी एड्रेस करने से परहेज करती है, अपनी पार्टी को भी रोकती है। मैं इस मामले में तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसके अंदर भी बहुत सारे एलिट हिस्सा घुस चुका है। उसने लंबे समय तक इन पार्टियों को उनके मूल मुद्दों की तरफ नहीं आने दिया, ए टू जेड की राजनीति करने की तरफ ले जाने की कोशिश की। आज वो जो दौर जब आया है, जब ये मुद्दे उनके न चाहते हुए भी राजनीति के केंद्र में आ गए हैं, तो अभी मौका है उन एलिट से उबर लेने का, उस तरह के लोगों से उबर लेने का, क्योंकि बहुत इस पे समर्थन है आज के दौर में। तो बाहर वाला हिस्सा अलगाव में पड़ गया है, पार्टी के बाहर वाला हिस्सा अलगाव में है, पार्टी के अंदर वाले जो है उनको अलगाव में डालना अभी बाकी है। आपने एक और कैटेगरी बना दी कास्ट एलिटों के बीच में, पॉलिटिकल पार्टियों के भीतर, वो उसमें फिर वो ब्रह्मिकल ऑर्डर के अलावा भी चीजें आ जाती है। मनोरमा, कंक्लूडिंग टिप्पणी करिएगा। अब तक आप सुनी, यदि आपका सारा ऑडियो माने वीडियो सेटअप काम करे, ऑडियो सेटअप जी, आज की बातचीत का जी बहुत डिस्टर्ब रहा तो मैं अपनी बात भी बहुत ढंग से नहीं कह पाई, लेकिन मतलब रीथिंक जो अभी मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति करनी है, और हमने कई बार बार कहा इस बात को कि आपको एक तो होगा कि आपको लक्ष्य तय करने होंगे। तो लक्ष्य में अगर केंद्र में राजनीति और मोदी विरोध, अब तो इस पे भी बात हो रही है कि मोदी राहुल वर्सेस में जो है मोदी को ज्यादा फायदा मिल जा रहा है, और थर्ड फ्रंट की बात जो है वो बार बार फिर इसी दौरान में हम लोग भी, हम जैसे लोग भी, मैं तो हमेशा इस बात को उठाती रही हूँ, इसकी जरूरत महसूस करती रही हूँ कि एक थर्ड फ्रंट की बात होनी चाहिए थी। तो अब जब स्थितियां बनती है तो थर्ड फ्रंट की बात आती है। जी, और राहुल गांधी या कांग्रेस को ये करना था, केंद्र की राजनीति साधने के लिए आपको राज्यों में जो है वो बैटन देना चाहिए था, जो वहां पहले से जो मजबूत दावेदार हैं उनको बैटन देना चाहिए था। तो आप बार बार एकदम साइमल्टेनियसली आप राज्यों में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की अब जैसे मान लीजिए बंगाल में वापस कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश करने लगती है, तो अब फिर क्या ममता बनर्जी के लिए कैसे स्थिति बनेगी, और फिर क्या होगा? मतलब तय रूप में वैसे भी भाजपा आक्रामक होकर के निकल पड़ी है बंगाल अभियान पर, ठीक है, तय कर दिया। प्रधानमंत्री ने एक सेकंड की देरी नहीं की बंगाल के अपने टारगेट को, जैसे बिहार का परिणाम आया बंगाल जो है उनके उसमें आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर भी वो कितना काम उन लोगों का अब शुरू हो चुका होगा, आपको पता भी नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर वही चीजें आती कि इनका जो समेकित वो क्या ऐसी स्थितियों में लेफ्ट कांग्रेस से सब मिल करके, तो बंगाल क्या ममता बनर्जी जो एक है अभी, वो बंगाल गंवा बैठेंगे और फिर वहां भी सेफ्रनाइजेशन होगा, या जो भाजपा का झंडा वहां भी होगा। तो ये चीजें हैं, और फिर उत्तरोत्तर ये तमाम चीजें होने पर फिर 2029 मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा, आप चाहे कितने भी। दूसरी बात ये है जो मैंने नोटिस, जो मुझे ऐसा लगता है कि वोट इंटैक्ट अगर मान लीजिए कांग्रेस ने जो जितनी भी कोशिशें की, तो बिहार में भी उनकी वो नई जो है वो अपने लिए नया नहीं कुछ कर पाई, लेकिन जो था वोट आधार उन्होंने उस शेयर को बनाए रखा है। तो बात यहाँ पर ये भी आती है कि आप जैसे भाजपा काम कर रही थी, आप स्विंग कराना था ना आप लोगों को, आप वो स्विंग नहीं करा पा रहे, तो उसके तमाम कारणों पर अब आपकी क्या रणनीति आ रही है कि आप कैसे वो कारण नोटिस किए गए और उन पर किस तरह से काम करें, क्योंकि आपने राहुल गांधी ने बताया कि बहुत पैराडाइम शिफ्ट लाया, सामाजिक न्याय की बात की, संविधान की बात करें, और मुद्दों को भी वो लगातार कंसिस्टेंसी से उन्होंने उठाया। लेकिन अगर उन मुद्दों से वो स्विंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जनता कहीं और किसी और आधार पे वोट करती है। उसमें रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जहां पर आप फेल हो जाते हैं। तो क्या आप इस पर काम कर रहे हैं, अब करेंगे? तो ये बहुत सारे सवाल हैं।
ये बहुत सारी ये सारे चीजें हैं, सवाल, देखना ये होगा। सारे, बिल्कुल हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो बहाना राहुल और राहुल का विकल्प का मामला है, लेकिन बैठकर चिंतन सभी पार्टियां यदि खुले मन जाते, तो पार्टियों में सुप्रीमो कल्चर है। तेजस्वी जी मीटिंग बुलाएंगे तो कोई तेजस्वी जी के खिलाफ नहीं बोलेगा, राहुल जी मीटिंग बुलाएगा, कौन और राहुल जी के दूसरी खिलाफ बात संजीव जी एक और बात, और दूसरी बात ये कि क्या अखिलेश यादव को योगी का जो विकल्प उत्तर प्रदेश में है वो बनाने के लिए पूरा का पूरा एड़ी चोटी का जोड़ आप लगाएंगे, या फिर उत्तर प्रदेश में भी अपनी जमीन तलाशने लगेंगे? और बिल्कुल, और स्टेट जी, ये और है, जो मनीष ये जी सवाल कह रहे है। हैं कि आप पहले ही कोऑर्डिनेशन देने का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन देने का मतलब होता है कि वो तय करेगा कि बछवाड़ा किसको लड़ना है। मैं बछवाड़ा मेरे दिमाग में बैठ गया है मनोरमा जी, इसलिए कि वहां सीपीआई से लड़ाई लड़ी गई और सीपीआई से जमीन खींचने की कोशिश की गई। बेगूसराय पूरा ऐसा लगा कि इस वक्त नहीं तो फिर कभी नहीं। तो खैर बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग बात करते रहेंगे। इसके कई अनुषंगी प्रसंग भी हैं, मैं सोलो ले लीजिए, इसके कई अनुषंगी प्रसंग भी हैं जिसमें से याद करिए, मैं बार बार 90s के दौर को याद करता हूं। हम आप भी अपने आप में झांकने की कोशिश करें। 90s के दौर में जो 3 4 5 विचारधाराओं का संघर्ष जमीन पर भी था, वो सारे संघर्ष सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां ही क्यों करें? सवाल है कि चाहे भूमंडलीकरण, मंडलीकरण और एक इनका जो था जो आजकल शासन कर रहे हैं कमंडलीकरण की जो कोशिश हो रही थी समाज और राजनीति दोनों का, उसका वो कहां आजकल, क्या हम लोग सोशल मीडिया में ज्यादा व्यस्त हो गए? दूसरी बात, डरिए मत। सवाल दलित एंगल से हो या महिला एंगल से हो, किसी फांसीवाद को आप मजबूत कर रहे हैं, इस डर से यदि आप ये बातें नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी। इसके अलावा आपसी कॉन्ट्राडिक्शन की भी बात करिए, नहीं तो आपका नेता कैसा हो जाएगा? 32 लोगों को नोटिस देता रहेगा। तेजस्वी यादव जो आज 32 लोगों को नोटिस दे रहे हैं, उनको ये लग रहा है उन गाने वालों ने हरा दिया, या वो जो यादवों को ठीक करने का जो ज्ञान देने लगते हैं, कोई दूसरे नेता ऐसा नहीं करता। नेता आपका आत्मविश्वास लैक करता है जब तक आप बात नहीं करेंगे, आप खुद आत्मविश्वास हासिल नहीं करेंगे, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, स्थितियों पर बात नहीं करेंगे, तो बड़ी मुश्किल होती है। गालियां देने की जगह जो आज हम कह रहे हैं, अब मुझे जातिवादी वो लोग कह सकते हैं जो मिश्रा टाइटल नामधारी, उनको एक मिश्रा टाइटल नामधारी हैं जो कह रहे हैं कि सेना को दे देना चाहिए, तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा है। सेना वेना सोचने वाले पाकिस्तान टाइप का, तुम भी मेरे जैसे निकले भाई वाला मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल 8 बजे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।